भारत सबसे ज्यादा वाहन वाले देशों में से एक है, जहां किसी भी समय सड़कों पर भारी ट्रैफिक देखा जा सकता है। इसी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए हमारे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स घंटों सड़कों और चौराहों पर खड़े होकर अपनी ड्यूटी देते हैं, ताकि हम सुरक्षित रह सके और यातायात नियमों का सही पालन हो सके। विद्यावीरों के आज के स्पेशल पॉडकास्ट में मैं बहुत ही गर्व के साथ आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी लेडी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर राधा जी यादव से, जो पिछले 18 सालों से इसी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही हैं और एक इंटरनेशनल एथलेटिक प्लेयर भी हैं। मैम, मैं आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू मैम, धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इस चैनल में बुलाया इंटरव्यू के लिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि एज अ लेडी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ये जॉब कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? चैलेंजिंग तो बहुत है अपने आप में, क्योंकि अगर एज ए पुलिस ऑफिसर अगर अपने आप को देखते हैं तो आपको अपना 100% आपको अपने विभाग को भी देना है, अपने परिवार को भी देना है और अपने आप को भी देना है। तो काफ़ी दिक्कतें तो आती है, बट मैनेज कर सकते हैं आप। एक समय मतलब एक टाइम टेबल बना लेंगे कि आपको कितने बजे उठना है, क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें तो मैनेज हो जाती है। बट अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में हो, अन्य विभाग की अपेक्षा पुलिस डिपार्टमेंट में क्या ड्यूटी आवर्स मतलब कह सकते हैं कि इसमें आपको 8 घंटे ड्यूटी करना पड़ सकता है, 16 घंटे भी करना पड़ सकता है, 24 घंटे भी करना पड़ सकता है, वो समय के अकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ पर निश्चित समय नहीं है कि आपको 8 से 12 करना है या 10 से 5 करना है, आपकी आवश्यकता अनुसार आपको जाना पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस में थोड़ा सा अलग होता है, जैसे 10 से 12 का अपना पीक आवर्स होता है सुबह, उसके बाद में शाम को देखा जाए तो 4 से लेके 8 बजे का जो टाइम है वो ज़्यादा पीक आवर्स है। तो उस कंडीशन में हमारे यहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम ज़्यादा होता है। अगर आप वहाँ पे अगर आप खड़े हो गए या प्रॉपर तरीके से जो आपकी निश्चित ड्रिल है उसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रैफिक नहीं चलाएंगे तो निश्चित तौर पर जाम लगेगा। लेकिन ये ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की और जो बल लगा है उनके साथ में, हमारे सहयोगी सिपाही हवलदार हमारे साथ रहते हैं, उनके अलावा हमारी पब्लिक पे भी डिपेंड करते हैं कि वो थोड़ा संयम से और धैर्य से गाड़ियाँ चलाएं। और हमारे देश में इसी चीज़ की दिक्कत है, इसीलिए हमारे यहाँ ट्रैफिक जाम लगता है। हर एक इंसान चाहता है कि मैं थोड़ा आगे निकल जाऊँ, इसी चक्कर में जाम लगता है। बिल्कुल, आप वाकई एक रोल मॉडल है बहुत सारी लड़कियों के लिए कि कैसे एक लेडी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर भी सिग्नल पे खड़े होकर लोगों को घंटों गाइड कर सकती है। मैम, पूरे भारत में अगर हम डेथ रेट उठाकर देखें तो मैक्सिमम डेथ रेट के केसेस रोड एक्सीडेंट्स की वजह से होते हैं। इसका क्या कारण है? सीधी सी सिंपल सी बात है मैडम कि इसका डेथ रेशियो या मृत्यु दर कह सकते हैं जो ज्यादा होने का रीजन है। बहुत सारे लोग मैडम ट्रैफिक रूल्स ही नहीं पता है। ट्रैफिक रूल्स की मतलब अज्ञानता की वजह से होता है। और एक तो हमारे यहाँ सड़कें भी जो हैं, अब सड़कों का जब निर्माण होता है तो उस चीज को ध्यान रखकर नहीं बनाया जाता कि क्या होगा, कैसे होगा। हमारे यहाँ सड़क निर्माण हो गया है तो कहीं से रोड में गड्ढा आ गया तो उसको हम देखते नहीं है। और गड्ढे होने के बाद में जैसे मान लीजिए 2 रोड बनी है, 2 लेन बनी है, एक लेन पहले बन चुकी है, एक लेन 6 महीने बाद बनी है, तो उसकी जो ऊंचाई नीचाई होती है, मतलब उसका जो समतलीकरण होता है वो प्रॉपर ना होने की वजह से भी गाड़ी फिसल जाती है, खासतौर से 2 व्हीलर। और इसके अलावा लापरवाही बोल सकते हैं। अभी जैसे मोबाइल आ गया है तो लोग मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ियाँ चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद ओवर स्पीडिंग हो गई है, क्रॉसिंग का सही तरीका पता नहीं, जबकि हमारे यहाँ राइट तरफ से मतलब दाहिने तरफ से क्रॉस करना चाहिए, ओवरटेक करना चाहिए गाड़ियों को, तो वो लेफ्ट साइड से भी ओवरटेक कर लेंगे, सामने से भी आके ओवरटेक कर लेंगे। उसके अलावा मतलब जल्दबाजी में रहते हैं अपने यहाँ कुल मिलाकर। अगर ट्रैफिक नियमों का प्रॉपर पालन करें और लेन का पालन करें तो कभी जाम की दिक्कत नहीं आएगी, एक्सीडेंट नहीं होगा। हेलमेट लगाती नहीं है, हेलमेट लगाते हैं तो बस वो चलाने के डर से या फिर उसकी वजह से कि हमें दिक्कत आती है शरीर में, हम भी लगा सकते हैं, हमको मतलब दिक्कत आती है, हमारे सर में दर्द होता है, बहुत सारे बहाने होते हैं हेलमेट न लगाने के। और जबकि एक्सीडेंट के केस में हेड इंजरी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कई बार ऐसी डेथ तो देखी है मैडम हमने कि हाथ पैर सही सलामत थे लेकिन हेड इंजरी से डेथ हो गई। तो ये रीज़न रहता है। मगर हम सावधानी रखें और जो नियम बने हैं, जो ट्रैफिक के नियम बने, इसको अकॉर्डिंग चलेंगे तो निश्चित तौर पर डेथ रेशियो भी नीचे आता है। बिल्कुल, आम लोगों को ये बात समझना चाहिए क्योंकि आपका भविष्य आप ही के हाथ में है। अगर आप यातायात नियमों का सही ढंग से पालन करेंगे तो ये आप ही के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है और एक्सीडेंट का जो हमारा रेशियो है वो कम हो जाएगा। मैम, सिग्नल पे आप देखती हैं, आप खड़ी रहती हैं इतने घंटे, तो आप क्या देखती हैं, कौन सी ऐसी गलती है जो लोग सबसे ज्यादा करते हैं? मैडम, सिग्नल पे जो गलती करते हैं
एक तो काफी लोगों को पता ही नहीं कि स्टॉप लाइन क्या होती है। स्टॉप लाइन के पीछे गाड़ी खड़ी करना चाहिए। स्टॉप लाइन के बाद जेब्रा क्रॉसिंग आती है। जेब्रा क्रॉसिंग हमारे पेडिस्ट्रियन के जो पैदल पदयात्री उनके लिए होती है, लेकिन लोग क्या करते हैं, स्टॉप लाइन को क्रॉस करके जेब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ी खड़ी कर देंगे और बोलने जाओ कि आप गाड़ी पीछे कर लीजिए, तो पीछे स्पेस ही नहीं रहता, क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी खड़ी हो जाती है। ट्रैफिक पुलिस वाले चिल्लाते हैं मगर 2-4 लोग सुन के पीछे भी कर लेते हैं या फिर रुक जाते हैं। उसी बीच में से कुछ लोग ट्रैफिक जंप कर लेते हैं, रेड लाइट जंप कर लेते हैं, येलो लाइट का बोलते हैं कि येलो लाइट में क्रॉस कर लिया। तो येलो लाइट में जो बीच में रहता है उनको क्रॉस करने का रहता है, बट रेड लाइट मोस्टली जंप कर लेते हैं कि मैं निकल जाऊँ पहले। और इसी कंडीशन में मतलब जब अपना जो सिग्नल होता है, सामने वाले का ग्रीन सिग्नल होता है, लेफ्ट वाले का, तो राइट वाले का अपना रेड सिग्नल होता है। तो इधर का लेफ्ट वाला सोचता है कि येलो से निकल जाओ, उधर वो बोलता है कि जैसे सिग्नल खत्म हो मैं निकल जाऊँ। इस कंडीशन में क्या होता है, एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। और लेफ्ट टर्न अपना क्लियर नहीं रहता है, जबकि लेफ्ट टर्न हमको क्लियर रखना। आज हमारी वर्तमान में यही श्रीमान हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो हमारे सीपी साहब वगैरह महोदय के निर्देशन से हम लेफ्ट टर्न क्लियर रखते हैं, कोशिश करते पूरा क्लियर करें, फिर भी लोग आ जाते हैं। फिर भी हम उनको लेफ्ट साइड बोलते हैं कि आप आगे जाइए और फिर घूम जाइए। तो इससे भी आप थोड़ा लेफ्ट टर्न का पालन करने लगिए। बिल्कुल, लोगों में लेफ्ट टर्न, जेब्रा क्रॉसिंग और ट्रैफिक सिग्नल्स को लेके ये अवेयरनेस आना बहुत जरूरी है, ताकि समस्याएं और एक्सीडेंट्स दोनों का स्तर थोड़ा कम हो जाए। मैम, जैसे कि अभी आपने कहा कि हेलमेट को लेके लोग इतना सीरियस नहीं है, मैं इसी तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी, क्योंकि अधिकांश लोग सीट बेल्ट और हेलमेट सिर्फ इसीलिए पहनते हैं ताकि उनका चालान ना कटे, बजाय इसकी कि अपनी ही सुरक्षा के लिए ये करना बहुत आवश्यक है। आप प्लीज इस पे गाइड करें। हेलमेट को लेकर अवेयरनेस और सीट बेल्ट को लेकर भी अवेयरनेस होना जरूरी है मैडम। हेलमेट और सीट बेल्ट के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। जैसे अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं तो आपका फायर इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, उसमें आपका प्राथमिक चिकित्सा का उपचार का सामान होना चाहिए, और इसके अलावा अगर आपका मरम्मत कराना है गाड़ी वगैरह तो उनके भी इक्विपमेंट्स वगैरह होना चाहिए। हेलमेट को लेके लोगों में अवेयरनेस इसलिए नहीं मैडम, क्योंकि बताया तो जाता है कि जब हमारे 2 व्हीलर जो विक्रेता है, जो हमारे यहाँ से वाहन विक्रेता होते हैं, उनको बताना चाहिए कि नई गाड़ी के लिए क्या रूल्स होते हैं और लाइसेंस क्या होता है, हेलमेट क्या होता है, मतलब जहाँ से गाड़ी परचेज बेची जाती है। तो हमारे जो विक्रेतागण हैं, आई थिंक, मुझे नहीं लगता, मैंने कई लोगों से बात करी, हम लोग चालानी कार्रवाई करते हैं, तो उनको ये नहीं पता कि बिना नंबर गाड़ी रोड पे नहीं ला सकते। किस कंडीशन में ला सकते हैं आप, इमरजेंसी में, मेडिकल इमरजेंसी में ही ला सकते हैं बस। लेकिन उनको ये नहीं पता कि बिना नंबर गाड़ी को दौड़ाए जाते हैं, महीनों निकल जाते हैं, हेलमेट लगाते ही नहीं, क्योंकि हेलमेट लगाने के लिए वहां से बताया नहीं गया। माँ बाप भी, आप देखा जाएगा ना, पर ये हेलमेट की प्रथा जो हमारे यहाँ नहीं है। बच्चे क्यों नहीं लगाते हैं, आपको इसका रीजन सीधी सी बात है, अगर बच्चे का पिता नहीं लगाएगा, मम्मी नहीं लगाएगी, तो बच्चे कौन लगाएगा? सीधी सी बात है, गलत आदतों को हम कब अपने बच्चों में डाल देते हैं हमको ही नहीं पता। ये बात गाड़ी पर लागू नहीं होती, हेलमेट पर लागू नहीं होती, आपके घर पे भी लागू होती है। अगर आप बच्चे के सामने सिगरेट या शराब पिएंगे तो डेफिनेटली श्योर कि एक दिन वो छिपके पिएगा और कुछ दिन बाद आपके सामने पिएगा। तो यही बात है कि अगर आप उनके सामने मोबाइल का यूज करोगे, हेलमेट नहीं लगाओगे, तो बच्चे भी नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हमारे घर के जो बड़े सदस्य हैं उनको हेलमेट लगाना चाहिए, उनको सीट बेल्ट लगाना चाहिए, तो बच्चे ऑटोमेटिक, जैसे मेरी आदत है, अगर मैं बाइक चलाती हूँ तो घर के अंदर से हेलमेट लगा के निकलती हूँ। अगर आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें गाड़ी के हम टायर की हवा चेक कर रहे हैं, पेट्रोल चेक कर रहे हैं, तो हमें ये भी देखना है कि हमारा हेलमेट है कि नहीं, हमारा सीट बेल्ट सही है कि नहीं। निकलने से पहले ये सारी चीजें हमें चेक करना चाहिए। कई बार गाड़ी वाले बोलते हैं यार हमारा तो सीट बेल्ट ही खराब हो गया, इसलिए हम सीट बेल्ट नहीं लगाए। हेलमेट में बोल देते कि सर हमारे सर में दर्द रहता है, तो मुझे माइग्रेन है, तो ये दुनिया भर की प्रॉब्लम बताते हैं। अगर किसी को दिक्कत भी है, इनकेस कि मुझे सर में प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा ले, और जब आपको रोकते हैं तो बाकायदा अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाइए कि मैं इस वजह से आप नहीं लगा पा रहा हूँ। बाकी आप बहुत सारी जगह देखेंगे अपने इंडिया में, हावड़ा चले जाए, आप दिल्ली चले जाइए, बेंगलोर में चले जाइए, आगे और पीछे दोनों बैठने वाले आपका हेलमेट लगाते हैं। बच्चों तक को हेलमेट की वहां पर लगाइए, दिल्ली में आप देखेंगे इस चीज को। तो मैडम, हेलमेट के लिए तो अवेयरनेस आपको अंदर से आना चाहिए, दबाव से नहीं लगना है आपको। आपका परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे हेलमेट लगाने से दिक्कत आती, तो किसी दिन बच्चों को मेरा ये कहना जरूर रहेगा मम्मी पापा से बच्चों के लिए, क्योंकि एक बार ट्रॉमा सेंटर का विजिट जरूर कराएं, जहाँ पे हेड इंजरी की वजह से लोग किस किस कंडीशन पे रहते हैं, मतलब जिंदा लाशें पड़ी हुई हैं कई जगह पे अपने ट्रॉमा सेंटर में। रिक्वेस्ट बस यही है कि अपनी सुरक्षा आपके अपने हाथों में है। मैम ने बहुत अच्छे से इस बात का विवरण दिया है। आप समझिए, अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को भी ये अवेयरनेस लाइए कि हेलमेट और सीट बेल्ट के
बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के आप घर से बाहर ना निकलें, अपनी सुरक्षा आप खुद करें। मैम, गवर्नमेंट ने एम परिवहन और डिजी लॉकर की सुविधा दे रखी है। क्या चालान कटवाते समय इन डॉक्यूमेंट्स को दिखा के भी हम आगे इस प्रोसीजर को आगे कर सकते हैं? डिजी लॉकर और आपके पास अगर आपके व्हाट्सएप में या आपके इमेज में अगर उनका फोटो भी है तो चल जाएगा। अच्छा। लेकिन आपकी गाड़ी का मान लीजिए इंश्योरेंस खत्म है या आरसी खत्म है, उस कंडीशन में आपकी गाड़ी जमा हो सकती है। या तो आप एक लाइसेंस की कॉपी, एक डॉक्यूमेंट्स आपका लाइसेंस या आरसी, एक डॉक्यूमेंट्स आप गाड़ी का ओरिजिनल रखें, या तो आपका लाइसेंस ओरिजिनल रखें या आपका आरसी ओरिजिनल रखें। बाई चांस अगर किसी वजह से आपकी गाड़ी मतलब उस कंडीशन में आपकी गाड़ी जब्त नहीं हो सकती है। आपकी अगर शराब पीकर वाहन चलाते हो तो धारा 185 के तहत, एमडीएक्ट 185 के तहत आपका वाहन जब्त होगा, निश्चित तौर पर आपका लाइसेंस जब्त होगा और आपकी गाड़ी जब्त होगी। लेकिन मान लीजिए आपका इंश्योरेंस खत्म है या आप 3 सवारी का या हेलमेट का चालान पे नहीं कर पा रहे हो या आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो गया, उस कंडीशन में अगर आप चालान की राशि पे नहीं कर पा रहे हो तो आपका एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब्त कर लिया जाएगा और इसके बाद फिर न्यायालय में इसका निराकरण किया जाएगा। तो कम से कम एक डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल अवश्य रखना चाहिए। साथ में आप फोटो कॉपी दिखाओगे तो मान्य है, आप मोबाइल में डिजी लॉकर में या उसका नॉर्मल इमेज में भी अगर उसकी फोटो दिखाओगे तो मान्य है। अभी नए कानून के तहत मैडम डिजिटल एविडेंस मान्य है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई भी पुलिस अधिकारी ये नहीं बोल सकता कि आप मुझे ये कागज लाके दीजिए। वो तो उस कंडीशन में बोल सकते हैं कि अगर डाउट है कि नहीं इसमें कुछ मतलब हाथ से कुछ किया गया है, उस कंडीशन में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बुला सकते हैं। बिल्कुल मैम, आपकी बात सुनकर बहुत से लोगों को मेरी भी ये अवेयरनेस आई है कि गवर्नमेंट ने हमको क्या क्या सुविधा और किस तरह से उपलब्ध कराई हुई है। डिजी लॉकर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं लोगों से यही कहना चाहूंगी कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप डिजी लॉकर में जरूर रखें। मैम, डिजी लॉकर में आप रख सकते हो, लेकिन कई बार डिजी लॉकर खुलता नहीं है, तो इसलिए आप उसकी एक नॉर्मल इमेज भी और एक फोटो कॉपी अपनी गाड़ी में अवश्य रखें। और बाई चांस आपके मोबाइल की बैटरी डेथ हो जाती है या कुछ हो जाता है तो आप अपने परिवार के सदस्यों में भी अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो जरूर दें ताकि लोग इन बातों का विशेष ध्यान रखें। मैम, हम फॉरेन में अगर देखें तो जो ड्राइविंग का एक पैटर्न है, जो ड्राइविंग स्टाइल है, गाड़ियों के बीच का डिस्टेंस है, क्रॉसिंग है, उसको लेके वहाँ लोग बहुत ज्यादा अवेयर हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट का स्तर बहुत ही कम है, एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ही कम है। यही अवेयरनेस हमारे देश में क्यों नहीं? मैडम, हमारे देश में अगर ट्रैफिक को लेकर अवेयरनेस लाना है और डेथ रेशियो मृत्यु दर गिराना है तो सबसे पहले हमें हमारे ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक कानून जो हमारे एमडीएक्ट है, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988, इन सबको हमारी शिक्षा प्रणाली में भी ऐड करना पड़ेगा। स्कूल शिक्षा में इसको लाना पड़ेगा। हमारे अब अगर आप देखी जाए इसमें तो बात वाहनों की डिस्टेंस की नहीं है, लोगों को पैदल चलना नहीं आता, रोड पे किस तरफ चलना है। नियमानुसार बच्चे को कभी भी हमारे लेफ्ट में चलाना चाहिए। तो मैंने देखा कई बार लोग पैदल चलते हैं तो बच्चों को राइट पर चलाते हैं और खुद पैदल लेफ्ट में चलते हैं। पैदल चलने के लिए रूल्स अलग होता है, गाड़ी के आप रॉन्ग साइड में आपको पैदल चलना पड़ता है और बच्चे को अपने लेफ्ट में चलाना पड़ता है, क्योंकि आप तो पता है कि गाड़ी आएगी तो हम पलट जाना है। और रही बात डिस्टेंस की, मैंने तो डिस्टेंस को मेंटेन हमारे यहाँ मैंने बहुत कम देखा कि डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पाता है। हमारे यहाँ वाहनों की संख्या ज्यादा है और हमारा देश वर्तमान में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है वर्ल्ड में। तो मैडम, जनसंख्या के साथ साथ हमारे यहाँ वाहनों की संख्या बढ़ रही है। इसके अलावा हमारे यहाँ कई बार सड़कें लेन प्रॉपर नहीं है। जैसे मान लो हाईवे में तो बना है 6 लेन 4 लेन बना है, लेकिन कई जगह देखा होगा कि आपने एक ही सिंगल सड़क से रोड वाहन आ भी रहे जा भी रहे, तो उस कंडीशन में एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं। और अगर ट्रैफिक रूल्स अगर सभी लोग जानेंगे, सभी लोगों को पता होगा कि भाई इस तरह से हमें एक गाड़ी पीछे चलना है, लेफ्ट साइड से राइट साइड से क्रॉस करना है, राइट साइड से क्रॉस करना है, लेफ्ट से क्रॉस नहीं करना है, तो डेफिनेटली श्योर है कि उसको आप पालन करेंगे। और उसके बाद ब्रेकिंग डिस्टेंस इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका मान लीजिए अचानक आगे वाला गाड़ी वाला ब्रेक लगा देगा और आपको उस कंडीशन में अगर गाड़ी की स्पीड ज्यादा रहेगी तो डेफिनेटली कि आपकी गाड़ी उसमें टूट जाएगी या आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो एक डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसके हमारे समय समय पर हमारे यहाँ पे स्कूल वगैरह में हम लोग ट्रेनिंग भी देने जाते हैं बाकायदा कि हेलमेट क्या इंपॉर्टेंट है, एंगेट क्या होता है, डिस्टेंस क्या रखना, लेफ्ट टर्न क्या होता है, स्टॉप लाइन क्या होता है। हम स्कूल में समय समय पर जाकर हर स्कूल में मतलब हमारे यहाँ 7 दिन होता है, वो 7 दिन हम एक स्कूल में जाके हमारे यहाँ के टीचर्स, अधिकारी और जो हमारी टीम है वो जाके वहाँ पे बच्चों को गाइड करती है किस तरह से करना चाहिए। लेकिन हम एक दिन पढ़ाएंगे, बट मैं ये चाहती हूँ कुल मिला के अगर हमारी ये शिक्षा प्रणाली में लागू हो जाए कि आईपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है, एमडीएक्ट क्या है, हमारे बच्चे जानेंगे और
उसका पालन भी करें निश्चित तौर पे। जब हम पढ़ते ही नहीं है, सिर्फ हमको पढ़ा, मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं वर्दीदार हूँ, मुझे ट्रेनिंग कराई गई, इसलिए मुझे पता है। और गूगल में आप रील्स देख सकते हो, लेकिन अगर समय निकालोगे तो उसको पढ़ोगे समझोगे तो उसमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर इसको प्रॉपर स्कूल शिक्षा में लाने के बाद इसका अगर एग्जाम होने लगेगा तो ऑटोमेटिक बच्चों को पता भी चलेगा और उसको अपने दिमाग में भी रखेगा। बिल्कुल, हमारी शिक्षा प्रणाली में ये चीजें सिखाना कम उम्र में ही बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आगे जाके जब वो बच्चे बड़े हो तो वो यातायात नियमों को बहुत अच्छे से समझें और अपनी स्वयं की सुरक्षा करें। मैम, आप एक रोल मॉडल हैं, तो आपको पुलिस में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैम, पुलिस में आने की प्रेरणा तो बचपन से मिल गई थी। जब हम 8वीं क्लास में थे तो उससे जुड़ी हुई। अच्छा। तो खेल के माध्यम से बाहर जाते रहते थे। तो होता ये था कि हमारा जो डीएसओ होता था, डीएसओ हमारा जो रहता था एसपी ऑफिस में बैठते थे, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर, हमारे पुलिस विभाग से जुड़ा रहता था। तो हम लोग वहाँ पे हमारे जो स्कॉलरशिप वगैरह मिलती थी एज ए प्लेयर के तौर पर डिस्ट्रिक्ट की या अपने स्टेट की तरफ से, तो वहाँ पे फॉर्म भरने के लिए हम जाते थे। तो वहाँ पे हम पुलिसिंग देखते थे। तो मन हुआ था कि वहीं से, मतलब 8वीं क्लास से मैंने अपना एम बना लिया था कि मैं पुलिस में जाऊंगी, अच्छा काम करूंगी। इसके अलावा ये भी देख, पुलिस में खिलाड़ी के तौर पे मेरे पास उतना, मतलब जो डाइट के लिए था, मतलब गरीब परिवार से थी तो उतना डाइट नहीं ले पाते थे, और ना ही उतना स्कॉलरशिप जो मिलती थी विभाग की तरफ से तो वो हो पाता था, मतलब जो खेल डिपार्टमेंट की तरफ से। तो पुलिस विभाग में देखा कि खिलाड़ियों को काफी बेनिफिट है और प्रमोशन भी मिलता है। तो 8वीं क्लास से मैंने अपना मोटिव बना लिया था, और फिर अपने जो स्टडी का लेवल रखा मैंने 9वीं 10वीं 12वीं से, फिर वो मैंने उसी हिसाब से पढ़ाई करी। बिल्कुल, आप एक रोल मॉडल है मैम। मैम, इसी के साथ साथ मैं जानना चाहूंगी, हम जानते हैं कि आप एक इंटरनेशनल एथलेटिक प्लेयर भी हैं, आप अपनी उपलब्धियों को प्लीज हमें बताएं। मैडम, उपलब्धियाँ बस ये कि हमारे स्कूल शिक्षा में एक केपी सिंह सर साहब आए थे, हमारे प्रिंसिपल साहब थे, और केपी स्कूल मेरी पढ़ाई हुई है। वो भी सहयोग से मेरा नाम वहाँ लग गया था, नहीं तो वहाँ परिवार के बच्चों को लेते नहीं थे, तो एक ने अडॉप्ट किया। उसके बाद मेरा वहाँ पे एडमिशन करा दिया था। खेल शुरू कराने के बाद में धीरे धीरे पता चला कि गेम्स भी होते हैं। तो 8वीं क्लास से मैंने खेलना शुरू किया। तो उस समय मेरी टाइमिंग अच्छा है, तो मुझे उड़ान परी का खिताब मिला था। उसके बाद 10th में पहली बार स्टेट मीट खेली। उसके बाद 11th और 12th में लगातार 2 नेशनल गेम्स खेले, और मैं पहली स्टूडेंट थे अपने स्कूल से जो नेशनल गेम्स के लिए अपने मतलब इटारसी से निकली थी। उसके बाद 2007 में मेरा पुलिस में ज्वाइनिंग हुई। उसके बाद 2007 से अभी तक लगातार ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में पार्टिसिपेट करते रही हूँ, पदक लाते रही हूँ अपने पुलिस विभाग और मध्य प्रदेश के लिए। बहुत ही गर्व हो रहा है मुझे कि आज हम आपके साथ हमारे इस चैनल पे हैं मैम। मैम, बहुत सारी महिलाएं और लड़कियां ऐसी हैं जो समाज में एक सोशल इम्पैक्ट लाना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? सोशल वर्किंग के लिए मैडम आपको एक टीम की आवश्यकता पड़ती है। उसके अलावा अपने लिए एक अच्छे धनराशि की जरूरत पड़ेगी आपको सोशल के लिए, और एक लिए प्रॉपर टीम के अकॉर्डिंग अगर आप करते हैं, जैसे मान लीजिए हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं सोशल की, तो ये जरूरी नहीं कि किसी बड़े लेवल पे करें, किसी भी लेवल पे आप शुरू कर सकते हो। जब मैंने खेलना शुरू किया था मैडम, तो मैंने अपने गाँव को बच्चों को खेलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, और हमारे गाँव के काफ़ी पिछड़ा हुआ था, लाइट नहीं थी जब हम वहाँ पे, मतलब 7वीं 8वीं तक जब हम पढ़ते थे, तो मैडम हमारे गांव में लाइट नहीं थी। धीरे धीरे लाइट आई, धीरे धीरे वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। नहीं तो वहाँ पे गांव के लोग वही था कि लकड़ी बेचो, मजदूरी करो, आगे बढ़ो। बच्चों को पढ़ाने लिखाने में ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। तो मैंने अपना वहीं से शुरुआत कर दी थी, गाँव से शुरुआत कर दी थी। उसके बाद धीरे 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 आसपास के गाँव के बच्चे जुड़े, ग्राउंड पर ले जाना शुरू किया। फिर वहीं से हमारे सुमन मैडम की कोच मैडम, तो उन्होंने फिर हमारे गाँव के बच्चों को ले जाके फिर नेशनल लेवल तक खिलाना शुरू कर दिया। तो जरूरी नहीं कहीं से भी शुरुआत कर सकते, आप छोटे लेवल से शुरू कर सकते हो तो बड़े लेवल जा सकते हो। उसके अलावा आपके साथ में जो जुड़े हैं उनसे भी सोशल वर्किंग के लिए आप बता सकते हो कि आप ऐसा करो। जैसे मैंने पुलिस में आने के बाद में ग्राउंड पे जाती थी, स्पोर्ट्स में आर्टिस्ट थी मैं 7th बटालियन में, तो वहाँ पे जो बच्चे तैयारी करते थे हमारे पुलिस की तैयारी करते थे या किसी विभाग की, तो मैं उनको फिजिकल की तैयारी कराती थी फ्री ऑफ कॉस्ट। फॉर्म भरने का तरीका बताती थी कैसे भरना। कई बच्चे जो फॉर्म मैंने खुद ने भरे आने के बाद, क्योंकि हम खुद दूसरों के सहयोग से यहाँ पहुंचे। तो मैंने ये सोचा कि हम भी ये काम करें, दूसरा भविष्य बने। मेरे गाँव की एक लड़की है रश्मि करके, अभी भोपाल में कांस्टेबल है। इसी तरह से कई लोग हैं जिनका मुझे नाम नहीं पता, और उनसे कोई फीस नहीं लेती थी। बिना फीस लिए उनको ऐसा अगर वो बोलते थे मैडम कुछ तो ले लीजिए, तो मैं उनसे बोलती थी भाई मैं आपकी मदद कर रही हूँ, आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके समक्ष खड़ा उसकी आपकी मदद करनी, तो आप उसकी मदद कर दीजिए, समझ लेना कि आपने मेरी फीस दे दी। इसी तरह से मैडम मैंने कई लोगों का बढ़ाया है। हो सकता है मेरे द्वारा जो बढ़े उन लोगों ने कई लोगों को बढ़ाया होगा। तो आप अकेले हो ये मत सोचिए, आप अकेले ही बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आपके माध्यम से बहुत सारे लोग वो काम कर सकते हैं जो आपने किया है। तो लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है मैडम कि हम बच्चियों को आगे बढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप गांव छोड़ो अपना शहर में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बच्चों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तो कम से कम इस क्षेत्र में हमें काम करना पड़ेगा कि बच्चों को आगे बढ़ाइए। ऊपर जाएंगी तो लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी नाम रोशन करती हैं। कल्पना चावला जी का नाम देख लें, या अभी सुनीता मैडम जो हमारे अभी अंतरिक्ष में अमेरिका की तरफ से गई हैं, हमारे राष्ट्रपति मैडम प्रतिभा देवी पाटिल जी, आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ पे महिलाओं ने परचम गाड़े हैं। और आप अगर देखेंगे तो अभी कुछ समय से हमारे 10वीं 12वीं के जो रिजल्ट आते हैं उसमें महिलाएं टॉप कर रही हैं। बिल्कुल, हमें हमारी लड़कियों को, हमारी महिलाओं को आगे से आगे प्रोत्साहन देना चाहिए और उनको पूरा एक्सपोजर देना ही चाहिए। मैम, ई चालान की सुविधा भी गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड की है। ई चालान घर में आने के बाद हमें क्या करना चाहिए? ई चालान का मैडम बहुत अच्छा प्रोसेस शुरू किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि नोटिस जो अपन बनाते थे पहले, मान लीजिए मैंने पहले वो चलता था मैडम, सीसीटीवी से अपन चालान बनाते थे। जब मेरी भोपाल में पोस्टिंग थी तो उस समय क्या करते थे, हम सीसीटीवी से चालान बना के नोटिस बनाते थे, फिर घर पहुंचाते थे, उसमें टाइम लगता था। लेकिन जब से ये अपना ITMS RLBD आया है ई चालान के माध्यम से, तो आपने अगर सिग्नल क्रॉस किया, रेड लाइट जंप किया या आपने हेलमेट नहीं पहना है, तो आपका जो गाड़ी का नंबर होता है, गाड़ी के नंबर से आपको आपका चालान बनेगा। चालान को फिर हमारे जो जैसे हमारे यहाँ पर MTH कंपाउंड में हमारा ITMS का पूरा सेक्टर बना है, पूरा शाखा बनी है, वहाँ पे उसको वेरीफाइड करते हैं, उस चालान को वेरीफाइड करते हैं। फिर उनका जो गाड़ी का नंबर, फिर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है जिसके नाम से, उसके मोबाइल पे टेक्स्ट मैसेज किया जाता है। और टेक्स्ट मैसेज पाने के बाद उनको जो एक लिमिट समय दिया जाता है 15 दिन, तो उसके अंदर उनको ई चालान या तो अपने आसपास जो POS मशीन से चालान बनाते हैं वहाँ जाके भर देना चाहिए। अगर वहाँ नहीं भर रहे हैं तो फिर इनके 15 दिन बाद या एक समय निर्धारित, उसके बाद में ऑटोमेटिक CGM कोड जिला न्यायालय में शिफ्ट हो जाता है। तो वहाँ पर उनको 300 का 1000 रुपये और 500 रुपये का 2000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा न्यायालय में। ये सुविधा दी गई है। अगर आप कोशिश ये रहता है मैडम कि आप अपने मोबाइल से पे कर दें, तो बहुत समय में ऐसा होता है कि मैडम पे हो नहीं पाता, दिक्कत आती है, एरर दिखाता है। तो आप यहाँ पे आसपास में जो भी चौराहा है, मान लीजिए आपका कलेक्टर चौराहा पे आपका चालान बना है, तो खजराना पे या कहीं पर भी आप अपना चालान पे कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपका इंदौर में चालान बना है तो आप भोपाल में पे नहीं कर सकते। आप इंदौर का चालान भोपाल में पे कर सकते हो, कर्नाटक का आप मुंबई में पे कर सकते हो, क्योंकि POS जो सिस्टम है वो पूरे नेशनल लेवल पे एक ही है हमारा। अच्छा, कम से कम अगर आपको कोई ट्रैफिक सजेशन देने का मौका मिले तो आप क्या देंगी जिससे ट्रैफिक में सुधार हो सके? ट्रैफिक सुधार के लिए मैडम मेरे लिए हमारे भारत सरकार से, हमारी राज्य सरकार से यही निवेदन है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में MVF मोटर व्हीकल एक्ट, IPC CRPC और जो प्राथमिक चिकित्सा है इनको जरूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पे हर एक बंदे को इसकी कभी ना कभी जरूरत पड़ती है। और जब हमारा देश का नागरिक, हमारा देश का बच्चा हमारे देश के कानून को जानेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स का बच्चे पालन भी करेंगे, कानून का भी पालन करेंगे, और जो अपराध बढ़ रहे हैं निश्चित तौर पे उस पर भी कमी आएगी। ये मेरा खुद का विचार है। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि हमारी चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा कानून का हमारे शिक्षा प्रणाली में इसको जोड़ा जाए। मैम, आज की इस विशेष चर्चा में आपके साथ हमने यातायात के बहुत सारे नियमों के बारे में आपसे जाना है। आपका इतना कीमती समय आज आपने हमको, हमारे चैनल को दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। थैंक यू, और आप सभी का धन्यवाद। विद्या विराम के चैनल पे मुझे आके बहुत खुशी हुई है। आप लोगों ने मुझे इस इंटरव्यू के लिए बुलाया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि इस इंटरव्यू के माध्यम से अधिक से अधिक लोग जागरूक हों, तो लोगों को जानकारी मिले। मुझे भी काफी खुशी होगी और ये चीज मुझे वहाँ देखने को मिलेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में एक छोटा सा निवेदन और है मेरा कि हमारे घर के जो परिवार के सदस्य हैं, हमारे बच्चों को कम से कम वाहनों को लेके उनको गाड़ी दिलाने से पहले थोड़ा यातायात नियमों की जानकारी अवश्य दें, क्योंकि ये उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। उनको ये बताइए कि आपको समय से पहुंचना जरूरी नहीं है, समय के साथ आपको सही सलामत पहुंचना जरूरी है। धन्यवाद। थैंक यू। आज के हमारे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के अनुभव और यातायात नियमों की जानकारी पे आज का स्पेशल पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।